रचना की गई है। और सूत्र का सूत्र का अर्थ ये है कि बहुत बड़ी से बड़ी बात को बहुत सूक्ष्म तरीके से या बहुत शार्ट में कह देना। सूत्र का मतलब होता है कि जैसे हम पता है ना ये फार्मूला क्या है, अगर हम जैसे पढ़ते थे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर उसको डिस्क्राइब करके आते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैथ्स जब हम पढ़ते थे। तो उसी तरह से तो हम जैसे स्टार्टिंग में तो हमने पढ़ा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर उसको एक्सप्लेन करते 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 हमारे उसमें लिखा हमने कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें क्या किया हमने, हमने जो ब्रॉड था, जो बहुत विशाल था, उसको हमने क्या कर दिया, नीचे ला करके छोटा कर दिया। यानी ये भी कह सकते हैं कि मूलभूत अल्पतम, या ये कहें कि बड़ी से बड़ी बात को छोटे से छोटे शब्दों में कह देना। और ये जो टॉपिक है, ये जो है आपका कि वैदिक साहित्य को अछूत बनाए रखने के लिए सूत्रों की रचना की गई। तो कहीं न कहीं देखिए वैदिक साहित्य मूलतः श्रुति परंपरा पर आधारित है। किस पे था? आधारित था किस पे? श्रुति परंपरा पर। और वेदों का ज्ञान गुरु से शिष्य तक मौखिक रूप से पहुँचाया जाता था। और वैदिक मंत्र का जो उच्चारण, स्वर, क्रम और शब्दों की थोड़ी-सी भी त्रुटि को प्रभावित कर सकती थी। ठीक? ऐसे में वेदों की शुद्धता, समझ में बात आ रही है कि वैदिक जो ज्ञान था या जो वैदिक साहित्य था वो श्रुति परंपरा पर बेस्ड था। और वेदों के ज्ञान से, एक मिनट लाइट चली गई है, देख लेना, नहीं तो डिस्चार्ज। लाइट चली गई है लग रहा है ये क्लास। तो हाँ, क्या बता रहे थे? सूत्र साहित्य। तो इसमें वैदिक साहित्य को अछूत बनाए रखने के लिए सूत्रों की रचना की गई। तो ये हम आपसे बता रहे थे कि जो वैदिक साहित्य है वो मूलतः श्रुति परंपरा पर आधारित था। और वेदों का ज्ञान गुरु से शिष्य तक मौखिक रूप से पहुंचता था। और वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो, स्वर हो, क्रम हो, शब्दों में थोड़ी सी भी त्रुटि जो थी वो अर्थ को प्रभावित कर सकती थी। थोड़ी सी भी त्रुटि अर्थ को प्रभावित, इसलिए वेदों की शुद्धता, निरंतरता को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के सूत्र ग्रंथों की रचना की गई। मतलब अब आप समझ रहे हैं ना कि किस तरह से वेद आए, फिर वेदों का फर्दर एक्सप्लेनेशन ब्राह्मण में किया गया, ब्राह्मण का फर्दर एक्सप्लेनेशन आरण्यक में किया गया, आरण्यक के बाद उपनिषद आए, उपनिषद के बाद वेदांग आए, वेदांग में हमने 6 वेदांगों को पढ़ा, फिर 6 वेदांग के बाद सूत्र साहित्य आया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से शार्ट होता चला जा रहा है। और उसको कहीं न कहीं उसका फार्मूलेशन किया जा रहा है कि आने वाले समय में गलतियाँ ना हो, अर्थ का अनर्थ ना हो, वेदों की शुद्धता कायम रहे, निरंतरता बनी रहे। और तो पहला कारण ये हो गया। दूसरा, मतलब ये जो ये कहा गया है कि वैदिक साहित्य को अछूत बनाए रखने के लिए सूत्रों की रचना की गई है, इसके संबंध में हम भी बात कर रहे हैं। तो और दूसरा जो कारण था कि विशाल वैदिक साहित्य को संक्षिप्त बनाना था। सूत्र साहित्य की शुरुआत इसीलिए की गई, या सूत्रों की रचना इसीलिए की गई कि सबसे पहले तो ये कि जो मतलब उसमें त्रुटि ना हो, उच्चारण में, स्वर क्रम में उसमें त्रुटि ना हो, जिससे उसकी शुद्धता और निरंतरता ना शु शुद्धता और निरंतरता में कहीं मतलब कोई धूमिलता या कोई उसमें कमी आ जाए, या उसमें कोई परेशानी आ जाए, या ये कहें उसमें अर्थ का अनर्थ हो जाए। और दूसरा जो क्या क्या था इनका कि वैदिक साहित्य को क्या बनाना था? संक्षिप्त बनाना था। तो इसलिए भी सूत्र साहित्य की रचना की गई। फिर वैदिक कर्मकांडों की जो विधि था उसका संरक्षण करना था। जैसे सूत्र साहित्य जो है उसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो यज्ञ और संस्कारों की विधियों को व्यवस्थित करना था। यज्ञ और संस्कारों की विधियों को व्यवस्थित करना था, क्योंकि आम जनजीवन ये यज्ञ संस्कार होते रहते थे। तो कहीं न कहीं उनकी विधियों को व्यवस्थित करना था, इसलिए स्रोत सूत्र में बड़े वैदिक यंत्रों की विधि, जबकि गृह्य सूत्र में घरेलू संस्कारों के अनुमानों की विधियाँ दी गई थी। ठीक है? बौद्ध जो स्रोत सूत्र था उसमें बड़े वैदिक यज्ञों की विधि थी, और गृह्य सूत्र में घरेलू संस्कारों की विधि, जैसे विवाह, उपनयन, नामकरण, अंत्येष्टि। ठीक है? तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो वेदांग के माध्यम से वैदिक पाठ की क्या होती थी? शुद्धता होती